नमस्कार। आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं बाबूराम कक्षा 10 विषय सामाजिक विषय के अंतर्गत पहला अध्याय लेकर के आया हूं, जिसका नाम है संसाधन और विकास। आज हम संसाधन और विकास के बारे में आप लोगों को विवरण देंगे। देखिए, सबसे पहले संसाधन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव के लिए अत्यधिक उपयोगी साबित होती हैं या मानव के उपयोग में आती हैं, संसाधन कहलाती है। देखिए, ये संसाधन चाहे वो प्रौद्योगिकी के आधार पर हो या फिर आर्थिक या सांस्कृतिक किसी भी आधार पर हो, हम उसको संसाधन की संज्ञा देते हैं। लेकिन वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति जिससे हो सके, तो इस तरह से संसाधन को व्यक्त किया गया है, संसाधन को परिभाषित करने का काम किया गया है। देखिए, संसाधन दो तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होता है और दूसरा मानवीय। एक प्राकृतिक और दूसरा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन ऐसा संसाधन जो प्रकृति के आधार से, प्रकृति के क्रियाकलाप के आधार से बना हो, ऐसे संसाधनों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। दूसरा है मानवीय संसाधन, जो मानव के क्रियाकलाप के आधार पर संसाधन जो बना हो, ऐसे संसाधनों को हम मानवीय संसाधन कहते हैं। ठीक। देखिए, प्राकृतिक संसाधन दो तरह के होते हैं, एक है नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरे नंबर पर अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण जिसमें नयापन देखने को मिले और अनवीकरण में जिसमें नयापन ना दिखे। नवीकरण संसाधन को दो भागों में बांटने का काम किया गया है। एक है सतत प्रवाह संसाधन और दूसरा है जैव संसाधन। एक सतत या प्रवाह संसाधन यानी नवीकरण संसाधन को दो भागों में बांटने का काम किया गया है। एक है सतत या प्रवाह संसाधन। सतत या प्रवाह संसाधन के अंतर्गत जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, ये सब आता है। और दूसरे नंबर पर जो जल संसाधन है, इसको दो पार्टों में बांटने का काम किया गया है। एक है प्राकृतिक वनस्पत और दूसरा है वन्यजीव। तो इस तरह से नवीकरण संसाधन को दो प्रकारों में बांटा गया है और फिर जल संसाधन को दो पार्टों में बांट दिया गया है। अब दूसरे नंबर पर अनवीकरण योग्य संसाधन, ये दो तरह के होते हैं, एक पुनः चक्रीय और दूसरा अचक्रीय। पुनः चक्रीय और दूसरे नंबर पर अचक्रीय, इनको ऐसे दो पार्टों में बांटने का काम किया गया है। फिर संसाधन जो दो प्रकार के बताए गए यहाँ पे, प्राकृतिक दूसरा मानवीय। तो मानवीय संसाधन ये भी दो तरह के होते हैं। मानवीय संसाधन को दो प्रकारों में बांटने का काम किया गया है। पहले नंबर पे संरचनाएं एवं संस्थाएं और दूसरे नंबर पर मात्रा एवं गुणवत्ता, ऐसे दो प्रकारों में बांटने का काम किया गया है। तो देखिए, संसाधन जो होते हैं, ये संसाधन प्राकृतिक संसाधनों को प्राकृतिक उपहार के रूप में दर्शाने का काम किया गया है। बहरहाल ऐसा नहीं कहा जाता है कि संसाधन प्राकृतिक उपहार माने जाते हैं, किंतु ऐसा नहीं। क्यों ऐसा नहीं? क्योंकि संसाधन मानव की क्रियाओं का ही परिणाम होता है। मानव खुद एक संसाधन है, वो भी प्राकृतिक संसाधन है। अगर मानव का परिणाम इसमें नहीं दिखेगा तो ये आप समझ लीजिए, अगर मानव का परिणाम इसमें नहीं दिखेगा तो फिर वो किस तरह से संसाधन उपयोग में लाया जाएगा। इसलिए प्राकृतिक उपहार तो है, किंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर मानो
उसमें हस्तक्षेप ना करे, मानव संसाधन को अपने उपयोग में न लाए, मानव उस संसाधन को अपने उपयोग के आधार पर न बनाए तो सीधी सी बात है वो संसाधन नहीं कहलाएगा। संसाधन वही होता है जो मानव के क्रियाकलाप में सहयोग करे या उपयोग में आए। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि संसाधन मनुष्य की क्रियाओं का ही परिणाम होते हैं। देखिए, ये पर्यावरण में प्राप्त होने वाले पदार्थों को संसाधनों के रूप में परिवर्तित भी करते हैं और परिवर्तित करने के साथ साथ क्या उसका उपयोग है, कहां पर किस तरह से उपयोग में लाया जाए, इसको परिवर्तित करने का काम किया जाता है पर्यावरण में रह करके। तो इसी के आधार से मैं प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में बताने का काम करूंगा। हाँ, तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन का यहां पर वर्गीकरण किया गया है। प्राकृतिक संसाधन 4 तरह के होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को 4 प्रकारों में बांटने का काम किया गया है। पहले नंबर पे उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहले नंबर पर उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन, इसके अंतर्गत 2 तरह के संसाधन आते हैं। पहले नंबर पर जैव संसाधन और दूसरे नंबर पर अजैव संसाधन। अब हमको जैव संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि जैव संसाधन क्या है, किसे कहते हैं। वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं। जैव मंडल का मतलब जीव मंडल, जहां पर जीवन से संबंधित सारी क्रियाएं घटित होती हैं, ऐसे मंडल को हम जीव मंडल कहते हैं। तो कहने मतलब वे संसाधन जो जैव मंडल से संबंधित होते हैं उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं, जिनमें जीवन के सारे के सारे गुण वहां पर विद्यमान होते हैं, जीवन उपलब्ध होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो उसमें मानव को पहले नंबर पर रखने का काम किया गया है। मानव है, वनस्पति है, प्राणी जगत को रखने का काम किया गया है। तो ये जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पर अजैव संसाधन। दूसरे नंबर पर अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, निर्जीव वस्तुओं से बनने का काम करते हैं। ऐसे संसाधनों को हम निर्जीव संसाधन कहते हैं। ठीक, जैसे धातुएं, चट्टानें। इसके पहले आपको संसाधन के बारे में बताने का काम किया गया था, उसमें आया था। तो ये अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं धातुएं और चट्टानें। ठीक, दूसरे नंबर पर समाप्यता के आधार पर कौन सा संसाधन कब समाप्त होता है, किस आधार पर समाप्त होता है, कैसे समाप्त होता है, उसके आधार से संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन को 2 प्रकारों में बांटा गया है। नंबर 1 नवीकरण योग्य संसाधन, नंबर 2 पे अनवीकरण योग्य संसाधन। तो पहले नंबर पे हम नवीकरण योग्य संसाधन के बारे में जानकारी रखेंगे। ऐसे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत या पुनः चक्रित होते हैं, ऐसे संसाधनों को हम नवीकरण संसाधन की संज्ञा देते हैं, नवीकरण संसाधन कहते हैं। ठीक, तो देखिए, दूसरे नवीकरण संसाधन के अंतर्गत जैसे पवन ऊर्जा उदाहरण के रूप में दर्शाया गया। पवन, जल, सौर्य। तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा या वन्य जीवन को भी नवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत रखने का काम किया गया है। दूसरे नंबर पर अनवीकरण योग्य संसाधन।
वे संसाधन जो एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल के बाद बनते हैं। वे संसाधन एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल के आधार पर बनते हैं, विकसित होते हैं। ऐसे संसाधनों को अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये अनवीकरण योग्य संसाधन होते हैं। तो कहने का मतलब अनवीकरण संसाधन जो है पेट्रोल, डीजल, जिनको आचक्रीय संसाधन के रूप में भी दर्शाने का काम किया गया, आचक्रीय संसाधन भी कहते हैं। ठीक। तीसरे नंबर पर स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 प्रकारों में रखने का काम किया गया है। पहले नंबर पर व्यक्तिगत संसाधन, दूसरे पे सामुदायिक संसाधन, तीसरे पे राष्ट्रीय संसाधन और चौथे नंबर पर अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर देखिए इस तरह से 4 प्रकारों में संसाधनों को बांटने का काम किया गया है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? आइए हम लोग जाने व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। कुछ संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। स्वामित्व का मतलब होता है अपना स्वयं का अधिकार। स्वामित्व का अर्थ होता है अपना स्वयं का अधिकार। तो कुछ संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। बहुत अगर देखा जाए तो ऐसे संसाधन हैं जो स्वामित्व के आधार पर दर्शाए गए हैं, जो कि जिस पर उनका स्वामित्व होता है। जैसे तालाब की बात कर लीजिए, तालाब है, बाग, कुआं, ये सब व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। दूसरे नंबर पर सामुदायिक संसाधन। वे संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों के पास रहता है, सभी सदस्यों के पास समान रूप से उपलब्ध होता है। ऐसे संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अर्थात जैसे एक गांव है, गांव में अगर चरागाह है, तालाब है, तो उस पर पूरे गांव का अधिकार रहता है सामुदायिक आधार पर। तो इस तरह से अगर देखा जाए, जैसे शमशान में क्या नाम है, सामुदायिक संसाधन का एक उदाहरण शमशान घाट के रूप में देने का काम कर रहा हूँ। शमशान जहाँ पर मुर्दों को दफनाने का काम, शव को दफनाने का काम किया जाता है, तो उस पर देखिए सामुदायिक, उसको सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत रखने का काम किया जाता है। तो शमशान की भूमि, पशुचारण या तालाब इसके भी अंतर्गत आते हैं। तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सभी संसाधनों को, तकनीकी तौर पर देश के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक। तकनीकी तौर पर पाए जाने वाले सभी संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों पर देश की सरकार का ही अधिकार होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी संस्था, सामुदायिक संस्था, संस्थान का नहीं। इस पर अगर होता है अधिकार तो सिर्फ सरकार का ही, उस देश की सरकार का ही अधिकार होता है। इसलिए उसको राष्ट्रीय संसाधन के रूप में दर्शाने का काम किया गया है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर देखा जाए, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत सड़कें, सड़कों को देख लीजिए, उस पर कहने का मतलब उस देश की सरकार का ही अधिकार होता है। सड़कें हैं, नहरें हैं, रेल लाइनें हैं, तो इन सब पर अधिकार उस राष्ट्र की सरकार का होता है। चौथे नंबर पर अंतरराष्ट्रीय
संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इन संसाधनों पर संचालन एवं स्वामित्व का अधिकार अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का ही होता है, उसके पास ही होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण यहां पर दे रहा हूं। जैसे कोई देश हो, उस देश से ये मान के चलिए लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर, जैसे महासागरीय क्षेत्र है, महासागरीय क्षेत्र में 200 किलोमीटर की दूरी के बाद उस राष्ट्र का अधिकार वहीं समाप्त हो जाता है, तब वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन के रूप में जाना जाता है। तब अंतरराष्ट्रीय संस्था वहां पर वो अपना कार्य करती हैं, उसके अधिकार में वो आ जाता है। यानी जैसे कोई भी देश हो, उस देश से लेकर के 200 किलोमीटर तक उस राष्ट्र का अधिकार रहेगा, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए जो तट रेखा है यानी 200 किलोमीटर के बाद उस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था ही काम करती है, तो ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन माने जाते हैं। ठीक, इसके बाद चौथे नंबर पर विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर इस संसाधन को 4 प्रकारों में बांटने का काम किया गया है। विकास के स्तर के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन है, इस संसाधन को 4 प्रकारों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक, पहले नंबर पे संभावी संसाधन। संभावी संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में मौजूद होते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया है। किसी भी देश में मान के चलिए जैसे संभावित संसाधन है और उसका उपयोग न किया गया हो सकता ना जानकारी हो या जानकारी हो फिर भी न किया गया हो, ऐसे संसाधन को संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे हम खुद भारत की ही बात करते हैं, भारत का जो पश्चिमी विशेषकर कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अगर देखा जाए किस तरह के संभावित संसाधनों का बोलबाला है, लेकिन सही मायने में वहां पर अभी तक इस तरह के संसाधनों का विकास नहीं हो पाया। जैसे गुजरात और राजस्थान में पवन ऊर्जा मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहां हवा अबोध गति से बहने का काम करती है, बेरोक टोक गति से बहती है। उनको रोकने के लिए बीच में कोई भी पर्वतीय क्षेत्र नहीं है। हाँ, अरावली की पर्वत श्रेणी है उत्तर से दक्षिण दिशा में, लेकिन वो हवाओं को सही मायने में रोक नहीं पाती है। तो ये एकदम वीरान क्षेत्र है, हवा अबोध गति से चलने का काम करती है। गुजरात और राजस्थान वाले पोर्शन में, खासतौर से राजस्थान में अगर वहां पवन ऊर्जा को लगाने का काम किया जाए तो वास्तव में ज्यादा से ज्यादा विकास हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सही मायने में देश में अगर देखा जाए पवन ऊर्जा का सर्वाधिक विकास तमिलनाडु राज्य में हुआ है। भारत का दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु है, जहां पर पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर विकसित संसाधन। दूसरे नंबर पर विकसित संसाधन। विकसित संसाधन किसे कहते हैं? उन साधनों को विकसित संसाधन कहा जाता है जिनका सर्वेक्षण तथा मापन किया जा चुका है। उन संसाधनों को विकसित संसाधन कहा जाता है जिनका सर्वेक्षण और मापन किया जा चुका है। ऐसे संसाधनों को हम विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे हर देशों में जो देश विकसित हैं, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं आप देख लीजिए, वहां पर प्रौद्योगिकी का बोलबाला है। प्रौद्योगिकी, वहां की जो तकनीक है उच्च है, अच्छी है, बहुत ही बेहतर है, सकुशल। तो कहने का मतलब इस तरह से वहां मतलब विकसित संसाधन बड़े पैमाने पर देखे जाते हैं, अर्थात प्रौद्योगिकी को विकसित संसाधन के रूप में दर्शाने का काम किया गया है।
तीसरे नंबर पर भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध हुए पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के आधार से अगर देखा जाए तो अभाव प्रौद्योगिकी की पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन उनका भंडार देखने को मिलता रहता है, भंडार कहलाते हैं। खास तौर से अगर देखा जाए तो आपको मैं बता दूं, जैसे जल है, जल दो ज्वलनशील गैसों के द्वारा बना हुआ है, दो ज्वलनशील गैसों के द्वारा बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी बन सकता है, किंतु उसे उस रूप में परिवर्तित करने की जो प्रौद्योगिकी का ज्ञान है वो सही मायने में अभी तक विकसित नहीं हुआ है। बहरहाल इसका भंडार। चौथे नंबर पर संचित कोष। संचित कोष इन्हें उपलब्ध प्रौद्योगिकी का अगर देखा जाए, इन्हें उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान की मदद के प्रयोग के द्वारा ही लाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। किंतु अभी तक सही मायने में देखा जाए देश में या भारतवर्ष में इसके उपयोग की तरफ ज्यादा परिपक्वता के आधार पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो इस तरह से इसका उपयोग भविष्य में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो सकता है किया जा सकता है। तो ऐसे तमाम हैं, जैसे आप ये मान के चलिए संचित कोष के आधार पर जैसे नदियों का जल है, संचित कोष यानी इसका जो भंडारण है बड़े पैमाने पर है। सही मायने में मैं आपको बता दूं कि भारत में जितना हमारा जल का यहाँ पर परसेंटेज है उसका मात्र 28% ही जल का उपयोग किया जाता है। जहां तक संचित कोष के आधार पर या भंडार के आधार पर अगर देखा जाए तो 28% ही जल का उपयोग होता है, और 28% जल के उपयोग के आधार पर अर्थात नदियों के जल के उपयोग के आधार पर। और भारत जो है दुनिया की 5वीं, जहां तक जल विद्युत ऊर्जा शक्ति के रूप में अगर दर्शाया जाए तो महाशक्ति के रूप में जाना जाता है, 5वें नंबर पर आता है। मात्र 28% जल का ही हम लोग उपयोग कर पाते हैं। 50% अगर कर ले तो हो सकता है पहली दूसरी पोजीशन आ जाए, बन जाए। तो कहने का मतलब संचित कोष के आधार से अगर देखा जाए तो नदियों का जो जल है, इस जल को हम नदियों पर बड़े बड़े बांध बना करके जल को रोक करके जो है और बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। बहरहाल प्रौद्योगिकी या तकनीकी ज्ञान का अभाव है, जिसके आधार से हाँ हो सकता है भविष्य में हम लोग ऐसा कर सकें। तो